विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा। ठीक है, तो कल हमने पॉलिटी में क्या पढ़ा था? हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे। ठीक है, भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है वो कल 1935 का एक्ट पढ़ा हमने, भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कई बार जो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या यूपीएससी हो गया, थोड़ा टेढ़े से प्रश्न पूछ लेता है, मतलब हट के पूछ लेता है, जिस पर कि आपका ध्यान नहीं जाता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा कि कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था, मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना थी ही नहीं? आंसर 1935 का एक्ट। क्यों नहीं थी प्रस्तावना? क्योंकि 1919 के एक्ट को ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया था, किसमें? 1935 के एक्ट में। इतना समझ में आ गया? एक और सेइंग है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा? गुलामी का अधिकार पत्र किसे कहा? आंसर 1935 के एक्ट को कहा। किसको कहा? 1935 के एक्ट को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव, फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 में था। किसमें था? भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर पूछा एक बार कि भारत में संघीय सरकार की स्थापना क्यों नहीं की जा सकी? भारत में संघीय सरकार की स्थापना क्यों नहीं की जा सकी? क्योंकि देसी रियासत संघ में शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं हुई, है ना। देसी रियासतें मतलब प्रिंसली स्टेट संघ में शामिल नहीं हुई, इसलिए संघीय सरकार की स्थापना नहीं की जा सकी। ठीक है, बाकी और जो क्वेश्चन बने हैं, एक बार पूछा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो मैंने आपको बताया था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। क्या दी गई? ऑटोनॉमी दी गई। तो प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, तो आपने आंसर बोलना स्वायत्त शासन व्यवस्था। क्या बोलना है? स्वायत्त शासन व्यवस्था। इतना समझ में आ गया? तो मोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। बाकी ये पॉइंट तो हमने पढ़ ही लिया था कि संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम में हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ, है ना। एक बार पूछा संघीय न्यायालय को कौन कौन से अपीलीय, कौन कौन सी अधिकारिताएं प्राप्त थी? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता प्राप्त थी, अपीलीय क्षेत्राधिकारिता प्राप्त थी, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकारिता प्राप्त थी। कल बताया था मैंने, परामर्शदात्री में मैंने आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक क्या एग्जाम्पल दिया था, आर्टिकल 143 का दिया था। ठीक है, एक बार पूछा भारत परिषद का अंत किस अधिनियम से किया गया? भारत परिषद मतलब इंडिया काउंसिल। ठीक है, तो आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो लगभग कल हमने 1935 को पूरा पढ़ा। ठीक है, डिटेल में और ज्यादा अगर पढ़ना है तो उसे हम इतिहास में भी देखेंगे एक बार के लिए। ये हम पॉलिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे 1937 का प्रांतीय चुनाव। क्या पढ़ रहे हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में क्या हुए? चुनाव हुए। प्रांतों में क्या हुए? चुनाव हुए। अब प्रांतों में चुनाव हुए तो कितने प्रांतों में चुनाव हुए भाई? 11 प्रांतों में चुनाव हुए। कितने? 11 प्रांतों में चुनाव हुए। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिलनी थी। उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो क्या थी देश की? कांग्रेस, है ना। ये माना जाता था कि कांग्रेस ही करेगी बेड़ा पार देश का। ठीक है, तो उसने कुल 1585 सीटों में से 711 सीटें जीतकर 5 प्रांतों में मद्रास, वो 5 प्रांत कौन कौन से थे? नंबर 1 मद्रास आज सिटी है, चेन्नई बोलते हैं, तो कृपया सिटी पे मत जाना। मैं पूरे प्रांत की बात कर रहा हूं, जिसमें तमिलनाडु और बहुत बड़ा दक्षिण भारत का क्षेत्र, क्या उसको मिलाकर क्या बोलते थे? मद्रास प्रांत बोलते थे। तो मद्रास प्रांत में, दूसरा बिहार प्रांत में, किसमें? बिहार प्रांत में, उड़ीसा प्रांत में, मध्य प्रांत में। मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत बोलते थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बहुत सारा एरिया किसमें आता था? मध्य प्रांत में आता था। मध्य प्रांत में। और संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको कि मैं उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और बहुत बड़ा क्षेत्र किसमें आता था? संयुक्त प्रांत में। इन 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। अब क्या होता है यहां पर
क्वेश्चन पूछता है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत, क्या पूर्ण बहुमत बोलते हैं जब 2/3 से अधिक सीटें, 2/3 सीटें जीत ली जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण बहुमत। क्या बोलते हैं? तो 2/3 से अधिक सीटें जीती इन 5 प्रांतों में। तो 5 प्रांतों के नाम याद करने पड़ेंगे। पहले भी क्वेश्चन बने हैं, दोबारा बन सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का लेवल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चनों की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो रही है, आसान से टफ की ओर जा रही है। तो धीरे धीरे आपको वैसे ही प्रश्न दिखेंगे यहाँ पर भी जैसे उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो 5 प्रांत कौन है? मद्रास प्रांत है, फिर दोबारा बिहार प्रांत है, उड़ीसा प्रांत है, मध्य प्रांत है और संयुक्त प्रांत है। ठीक है, आपने क्या करना है, मैं बार बार बोलता हूं कि अपने आप से फिर प्रश्न पूछना थोड़ी देर बाद। 5 प्रांत कौन से? मद्रास प्रांत, बिहार प्रांत, उड़ीसा प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। अपने आप को किताबों से अलग करना सीखिए। अलग करना मतलब किताब ने आपको बता दिया, उसके बाद सारा काम आपके ब्रेन का होता है। किसका होता है? ब्रेन का होता है। उस ब्रेन से तब तक पूछिए, क्योंकि सबसे धोखेबाज जो ऑर्गन है वो कौन है? ब्रेन है। ब्रेन कहता हो गया जी, याद हो गया। क्या हो गया? अरे याद अभी हुआ ना, थोड़ी देर बाद उसने क्या हो जाना है, गायब हो जाना है। अब कई बच्चे बोलते हैं जी हम भूल जाते हैं, तो भूलना एक वरदान है। अगर नहीं भूलते तो अब तक ब्लास्ट हो चुका होता दिमाग में। ठीक है, लेकिन पेपर निकालने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं को निकालने के लिए आपने भूलना नहीं है। दिमाग को आदत दिलानी है क्या करने की, बार बार प्रश्न पूछने की। फिर पूछिए वो 5 प्रांत कौन से थे? मद्रास प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त। बस आसान। ठीक है, बहुमत, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इतना हो गया। वह बंबई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कहां कहां? बंबई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बंबई प्रांत में कांग्रेस बहुमत के काफी करीब आई, अर्थात 175 में से 86 सीटें प्राप्त की। कितनी? अगर टोटल बोलूं मैं तो 1585 सीटों में, सारे प्रांत जो 11 प्रांत थे उन 11 प्रांतों में 1585 सीटें थी। कितनी थी? 1585 सीटों में से 711 सीटें जीत चुकी थी कांग्रेस। लेकिन मैंने कहा यहां पर, कहां पर? बंबई प्रांत में 175 सीटें थी। कितनी? 175 सीटें थी, उसमें से 86 दूना कितना होता है? 2 6 12, 2 8 16, 117। लगभग मतलब क्या बड़ी पार्टी जिसे बोलते हैं। 175 में से 86 सीटें प्राप्त करके सरकार बनाई। अब देखो कैसे फंसाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। कैसे फंसाया कि एक तो क्वेश्चन बनता पूर्ण बहुमत, तब आंसर होता 5 प्रांत। कितना? लेकिन कितने प्रांतों में सरकार बनाई कांग्रेस ने? 6 प्रांतों में। तब आंसर क्या होगा? 6। तो 5 और 6 में के बीच में एक नंबर होता है आपका। अगर आपकी एक छोटी सी गलती, अगर आपने पूर्ण बहुमत पढ़ा तब आपने आंसर देना 5 प्रांतों में। जब बोलेगा सरकार कितने प्रांतों में बनाई, तब आपने बोलना 6 प्रांतों में। यानी इस प्रकार कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। और वो प्रांत अब कौन कौन से थे? तो 5 तो आपने याद कर रखे, उसमें मुंबई जोड़ देना। आपने क्या जोड़ देना? तो एक बार फिर जोड़ देते हैं, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई। मुंबई को लास्ट में लिखना, क्योंकि मुंबई में मिली जुली सरकार है ना। कांग्रेस को 50% से शायद थोड़ा कम, 86 दूने कितना होता है मैंने पूछा था आपसे? 172। और टोटल सीटें कितनी थी? 175। यानी अगर ये 51% सीट, मतलब 50% प्लस 1 सीट जीत लेती तो यहां पे भी बहुमत में आती। पूर्ण बहुमत में नहीं, किसमें आती? बहुमत में आती। तब हम क्या बोलते? बहुमत में है, अच्छा मैंडेट मिला है, हम ये बोलते। ठीक है, पूर्ण बहुमत कब बोलते हैं? जब 2/3 सीटें क्या हो जाती हैं? मिल जाती। समझ में आ गया? ठीक है भाई। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। क्या कही? मिलीजुली सरकार बनाई। लेकिन होता क्या है, मिलीजुली सरकार भी 2 तरह की होती है। एक में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, तो सबसे बड़ी पार्टी का ही जो व्यक्ति होगा वो मुखिया बनेगा प्रदेश का। क्या बनेगा? एक होती मिलीजुली सरकार कि भाई आपका भी समर्थन लिया, आपका भी लिया, आपका भी लिया, आपने कहा मेरा मुखिया बनेगा, मजबूरी है, सरकार बनानी है, बैठ जाएंगे, सत्ता में बैठ जाएंगे, पर मुखिया और जो बड़े पद होंगे वो आपके पास नहीं होंगे। यानी मजबूरी है कि सत्ता में रहना है, लेकिन क्या है? क्या? मिलीजुली सरकार, मतलब जिसमें आपका वर्चस्व क्या है? थोड़ा कम है। इतना समझ में आ गया। अब जब
50% से थोड़ा कम है मेरे पास, तो भाई जो थोड़ा सा समर्थन लेना मैंने किसी दूसरे का, यानी अगर किसी के 4-5 भी विधायक हैं तो उनको हमने क्या कर दिया, अपने साथ मिलाया, उनको थोड़ा थोड़ा कुछ दे दिया और हमने कहा भाई 51 का आंकड़ा हमने पार कर दिया और हमने क्या कर दी, सरकार बना दी। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे किसका वर्चस्व रहेगा, मुखिया किसका रहेगा, इस पार्टी का, बड़े बड़े पद किसके पास होंगे, इस पार्टी के। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब भैया बहुत उस जमाने से पंजाब और बंगाल ये दो जगह ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस अपना जादू नहीं दिखा पाई। पंजाब में कौन जीता, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जीती। कौन जीती, यूनियनिस्ट पार्टी जीती। बंगाल में कौन जीती, कृषक प्रजा पार्टी जीती। और इन दोनों का झुकाव किस तरफ था, मुस्लिम लीग की तरफ था। किसकी तरफ था, मुस्लिम लीग की तरफ था। हम उस पंजाब की बात कर रहे हैं, अविभाजित भारत की बात कर रहे हैं। किसकी, हमारा जो आधे से अधिक पंजाब है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं वेस्टर्न पंजाब, वो तो पाकिस्तान में आज कहाँ है, पाकिस्तान में। तो मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह में देखा होगा आपने कि वहां जब गदर हुई तो वहां से लोगों को भागकर आना पड़ा। क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा पाकिस्तान। तो जो सबसे फर्टाइल लैंड है हमारा वो पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, तो वेस्टर्न पंजाब हमारा चला गया कहाँ, उधर। और जो ईस्टर्न पंजाब वाला पार्ट है वो हमारे पास है भारत में। ऐसे ही बंगाल में अगर मैं बोलूं, ईस्टर्न बंगाल जो है, जिसको हम बांग्लादेश के नाम जानते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र क्या हो गया, उधर चला गया पाकिस्तान के पास। भले ही बाद में बांग्लादेश बना वो, है ना, लेकिन हमारे पास क्या, वेस्ट बंगाल। आज भी हम क्या बोलते हैं अपने बंगाल को, वेस्ट बंगाल। समझ में आया। तो यानी ये इलाके कैसे थे, मुस्लिम बहुल इलाके थे। क्या थे, और इनका झुकाव किस तरफ था, मुस्लिम लीग की तरफ था। तो वहां पे पंजाब में कौन जीती, यूनियनिस्ट पार्टी जीती। बंगाल में कौन जीती, कृषक प्रजा पार्टी जीती। ठीक है, तो मुस्लिम लीग से गठबंधन कर लिया इन्होंने और सरकारें बना दी। मुस्लिम लीग से गठबंधन किया और सरकारें बना दी। सिंध प्रांत में सरकारी सहयोग एवं गठबंधन की सरकार गठित की गई। सरकारी सहयोग और गठबंधन की सरकार गठित की गई। सिंध में हमेशा से दिक्कत रही है। क्या रही है, चलो जी। अब क्या हुआ, 1937 में संपन्न जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। 128 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई। कहां पर, यूनाइटेड प्रोविंस में अकेले सरकार बनाई। इस सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और आपको क्या होना चाहिए, ये आपके लिए हर्ष का विषय होना चाहिए कि उत्तराखंड से थे। कहां से थे, समझ में, 228 228 में से 134, 228 में से 134। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत क्या बने, मुख्यमंत्री बने। कब बन गए, 1937 में। कब बन गए, 1937 में। विधि और न्याय मंत्री कौन बने, के.एन. काटजू बने। कौन बने, के.एन. काटजू। ठीक है, जबकि वित्त मंत्री कौन बने, रफी अहमद किदवई। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, ये उत्तर प्रदेश का जब आप पेपर देंगे तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है पुराना, उसमें ये भी पूछा जाएगा कि भाई जब 1937 का इलेक्शन हुआ तो 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई संयुक्त प्रांत में, तो मुख्यमंत्री कौन बने, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने। पूछेगा विधि और न्याय मंत्री कौन बने, तो के.एन. काटजू बने। पूछेगा आपसे वित्त मंत्री कौन बने, तो रफी अहमद किदवई बने। इतना समझ में आ गया। अब हर एक राज्य का नहीं पढ़ सकते हम, पर क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का भी पैटर्नल स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड में भी पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत यहाँ के हैं। समझ में आ गया। अब लेकिन इनका शासन ज्यादा समय नहीं चलता है। 1937 में इलेक्शन होता है, आपको पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो एक दिक्कत होती है। ब्रिटेन क्या करता है, घोषणा करता है कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्धरत राष्ट्र घोषित कर देता है। कौन, ब्रिटेन। तो जो कांग्रेस है वो ब्रिटिश जो क्राउन है या ब्रिटिश सरकार है उससे बोलती है कि भाई कम से कम पूछ तो लेते, हमसे मंत्री हैं, हमसे पूछा ही नहीं और आपने हमें युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। हमें ऐसे कैसे युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया आपने।
तो क्या होता है कि विरोध करना पड़ता है अब क्या कांग्रेस को। तो विरोध में क्या करते हैं, जितने भी प्रांतों में जितनी भी सरकारें थी, जितनी अभी हम देख रहे हैं, ये खाली 28 माह तक शासन कर सके। 28 माह बाद ये सब के सब क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। क्या करते हैं, त्यागपत्र देते हैं। अब जब कांग्रेस त्यागपत्र देगी तो कौन खुश होगा, दूसरी पार्टी कौन, दुश्मन पार्टी कौन कांग्रेस की, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग खुश होगी, मुस्लिम लीग बोलेगी कि हमें ना मुक्ति मिल गई, किससे, कांग्रेसियों से। किससे मिल गई मुक्ति, कांग्रेसियों से। इसका मतलब ये सारे प्रांत जहां जहां पर कांग्रेस है सबने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन मैंने कहा यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी वो मुस्लिम लीग के साथ, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में ये नहीं त्यागपत्र दे रही, कृषक प्रजा पार्टी बंगाल में ये भी नहीं दे रही त्यागपत्र, लेकिन मुस्लिम लीग कह रही हमें मुक्ति मिल गई कांग्रेसियों से और मुक्ति दिवस मना रही है। क्या मना रही है, मुक्ति दिवस। और मुक्ति दिवस कब मना रही है, 22 दिसंबर 1939 को। ये डेट याद करनी पड़ेगी। आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मुक्ति दिवस कब मनाया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की दो डेट याद करनी है आपने। एक 1939 जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है, वहां पर कांग्रेस के लोग त्यागपत्र दे रहे हैं, मुस्लिम लीग बोल रही है हमें मुक्ति मिल गई, मुक्ति दिवस मना रही है 22 दिसंबर 1939। और आगे चलकर एक डेट और याद करनी है मुस्लिम लीग की आपने, कौन सी, जब मुस्लिम लीग को यह लगता है कि यार पाकिस्तान तो बन ही नहीं रहा, तो जिन्ना बोलता है सीधी कार्रवाई। क्या बोलता है, अब नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सीधी कार्रवाई। सीधी कार्रवाई का मतलब यह है कि जो जो असला बारूद हथियार जो भी हैं वो लो और दंगे शुरू कर दो। क्या कर दो, दंगे शुरू कर दो। और इतने खतरनाक दंगे देखे इस देश ने सीधी कार्रवाई दिवस पर कि जिसका कोई सानी नहीं है। क्या मतलब, ब्रिटिशर्स तक डर गए कि भाई ये इंसान है क्या, कैसे दंगे हो रहे हैं ये, लूट मार, बलात्कार, आगजनी, है ना। मतलब ऐसे ऐसे कि गांधी को कूदना पड़ा। नोआ खाली के दंगे इतने खतरनाक थे कि वो दाग हैं आज भी भारतीय इतिहास पर, मुस्लिम लीग पर। इतने खतरनाक मारकाट की गई, किस चीज के लिए, कि जी पाकिस्तान बनाओ। जिन्ना का तो एक ही राग था, पाकिस्तान बनाओ। समझ में आया। तो सीधी कार्रवाई की डेट याद करनी है आपने, 16 अगस्त 1945। एक बार डेट देख लो, चेक करो, 16 अगस्त 1945 ही है। 16 अगस्त 1945, ठीक है। तो अब मैं ये बता देता हूं आपको कि 28 माह तक शासन किया इन्होंने। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। कितने प्रांतों से, 8 प्रांतों से। क्या 1946, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1900। तो अब देखो ना, 3 डेट हो गई मुस्लिम लीग की। कौन कौन सी, अभी तो 2 बोल रहा था मैं, अब आप बोलोगे एक और बढ़ा दी। एक मुस्लिम लीग का गठन 1906, मुस्लिम लीग का गठन 1906। कौन, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। अब बताओ, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष, मुस्लिम लीग का जब अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की, उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा और बड़ा चौंकाने वाला आंसर मिलेगा आपको। अरे भाई कैसे कैसे आंसर दे रहे हो। नहीं भाई, जिन्ना क्यों होंगे। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष वकार-उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। कौन, वकार-उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। जब मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन, ये तो वैसे अध्यक्ष हैं कैसे, जो आप बोल रहे हो कि आगा खां, सलीमुल्लाह खां, ये तो बनाने वाले अध्यक्ष हैं। लेकिन जब पहला अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की, तब आपने आंसर देना वकार-उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। क्या देना आंसर, उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा, लोक सेवा आयोग ने,
ठीक है, सभी ने आगा खां, कोई किसी ने सलीमुल्लाह खां, लेकिन आंसर क्या निकल के आया? वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। उसके लिए डीप स्टडी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो दो कारणों से त्याग पत्र दिया। एक तो कांग्रेस की सहमति नहीं ली और भारत को क्या कर दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया इन्होंने, ब्रिटेन वालों ने। क्या कर दिया? बिना कांग्रेसी नेताओं से पूछे भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। और दूसरा कारण था कि कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा के तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई। चलो ठीक है, एक बार के लिए हम साथ देते, पर क्या आप उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्या आप हमको आजाद करोगे, स्वतंत्रता दोगे? उसकी उपेक्षा की। तो भाई इन कारणों से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो मैंने कहा 3 डेट हो गई भाई, कौन कौन सी? जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906, दूसरी डेट 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस, और एक डेट हो गई 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस। ये 3 डेट आपने मुस्लिम लीग के साथ याद करनी हो जाएगी। ठीक है, आपको यह भी बता दूं कि 1937 के जब चुनाव हुए तो उसके बाद सरकारों का गठन हुआ, तो कहां पर कौन बना हल्का हल्का बता देता हूं। मद्रास प्रांत, जहां जहां पर मैंने कहा कि पूर्ण बहुमत में आई कौन? कांग्रेस। तो मद्रास में कौन बने? तो कौन थे वहां? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी को राजा जी भी कहा जाता है, CR भी कहा जाता है और राजा जी भी कहा जाता है। राजा जी नेशनल पार्क जो है वो सी राजगोपालाचारी के नाम पर ही है। किसके नाम पर? सी राजगोपालाचारी के नाम, जो राजा जी उनका क्या है? उपनाम है। तो राजा जी नेशनल पार्क जो है आपका, वो सी राजगोपालाचारी के उपनाम पर है। इतना समझ में आ गया। एक चीज और, ये सी राजगोपालाचारी एक जगह और पढ़ते हैं हम, जब माउंटबेटन चला जाता है तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। कौन है? सी राजगोपालाचारी है। इतना समझ में आ गया। एक बार उत्तराखंड में एक क्वेश्चन में फंसाया गया आपको, बात सुन लीजिए भाई, कैसे फंसाते हैं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत की स्थिति कैसी थी? कैसी थी बताओ? भारत की जो स्थिति थी वो कैसी थी? दरअसल क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। और रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, अपितु चुना जाएगा। ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि सी राजगोपालाचारी भी हैं या जो भी ये हैं, तो एक तरह से जो स्थिति है भारत की वो डोमिनेंट टाइप की है। कैसी? डोमिनियन टाइप की है। 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होता है, उसके बाद हम क्या हैं? फिर गणतंत्र हैं। हम क्या हैं? गणतंत्र। समझ में आ गया? ठीक है, बंबई में कौन बनते हैं? बीजी खरे बनते हैं। कौन बनते हैं? बीजी खरे, ये भी कांग्रेस के हैं। मध्य प्रांत में कौन बनते हैं? मध्य प्रांत और बरार बोला जाता है। मध्य प्रांत और बरार में कौन बनते हैं? NB खरे बनते हैं। NB खरे। बाद में ये हट जाते हैं, इनकी जगह पे बनते हैं रविशंकर शुक्ल। कौन बनते हैं? अगर आप मध्य प्रदेश पीसीएस का पेपर कभी देने जाओगे या छत्तीसगढ़ का पेपर देने जाओगे तो वहां ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि मध्य प्रांत और बरार में पहले NB खरे बने मुख्यमंत्री 1937 में, लेकिन उसके बाद कौन बने? तो रविशंकर शुक्ल बने, ये भी कांग्रेस के थे। बिहार में कौन बने? श्री कृष्ण सिन्हा बने। कौन बने? श्री कृष्ण सिन्हा बने। संयुक्त प्रांत में मैंने आपको बता ही दिया, पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने। कौन बने? पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने। उड़ीसा में कौन बने? BN दास बने, ये भी कांग्रेस के थे। कौन? BN दास। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कौन बने? डॉक्टर खान साहब बने, मिलीजुली सरकार थी वहां पर। सिंध में कौन बने? गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह बने। कौन बने? गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। ठीक है, फिर बने कौन? अल्लाह बख्श सुमरो। फिर कौन बने? मीर बंदे अली खान। इतना नहीं पूछेगा आपसे, उत्तराखंड में नहीं पूछे जाते इतने डीप, फिर भी बता रहा हूं। ठीक है, तो पहले मुस्लिम पीपुल्स के बने, फिर इत्तेहाद पार्टी के बने, फिर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बने, अलग अलग बनते रहे। असोम में कौन बने? सादुल्ला। कौन बने? और बाद में उनकी जगह पे जब वो हट गए तो उनकी जगह पे बने गोपीनाथ बारदोलोई। कौन बने? गोपीनाथ बारदोलोई। पंजाब में कौन बने? सिकंदर हयात खान, यूनियनिस्ट पार्टी का था ये। कौन? सिकंदर हयात खान, यूनियनिस्ट पार्टी। और बंगाल में कौन बने? फजलुल हक। कौन बने?
ये मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी। अब क्या करना है कि लास्ट के दो याद रखने हैं आपने। कौन? पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री कौन था? सिकंदर हयात खान था। कौन था? बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी का मुख्यमंत्री कौन था? फजलुल हक था। ये क्वेश्चन बनेंगे यहां से। समझ में आ रहा है? तो ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या पढ़ते हैं? अगस्त प्रस्ताव में आपने डेट याद रखनी है, 8 अगस्त 1940। क्या याद रखना है? 8 अगस्त 1940। अगस्त ऑफर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अगस्त ऑफर। 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 किसके समय? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। किसके समय? ये वही वाइस रॉय हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, 8 साल तक रहे, 8-9 साल तक लगभग, है ना, लॉर्ड लिनलिथगो। अब क्या अगस्त प्रस्ताव में क्या होता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने से संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है। जब मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद पूरा क्या करती है? त्यागपत्र दे देती है, तो उन राज्यों में क्या हो गया? संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया और युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता भी थी। किसको? ब्रिटिश सरकार को। तो अब क्या करेंगे? झुंझुना नहीं, मतलब एक वो नहीं करते, चारा डालते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है? लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करती है जिसे बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या करती है? और इसमें क्या होता है? लुभावनी बातें होती हैं। क्या होती हैं? बातों को इस तरह से रखा जाता है कि जिससे आम आदमी की समझ में ना आए। तो अब पहली बात, अगस्त प्रस्ताव में कहा जाता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में हम और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल करेंगे। क्या करेंगे? ये लॉलीपॉप है। क्या है? कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल करेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात कहती है कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे हम, जिसमें सलाह लेंगे, है ना। परिषद, काउंसिल का काम क्या था? क्या होना था? सलाह देना। चलो, तीसरी बात कहते हैं भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। ठीक। तो भाई ये जो औपनिवेशिक स्वराज है ना, ये समस्या पैदा करने वाला है। भारतीयों को नहीं चाहिए अब औपनिवेशिक स्वराज। भारतीयों को क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अब क्या चाहिए? अब समझ में आ गया भारतीयों की कि हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। तो ये एक तो औपनिवेशिक स्वराज पर क्या हो गया। दूसरा, इन्होंने क्या कहा? भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। अरे भाई, तो उसके लिए कोई व्यवस्था भी बता देते हैं यहाँ पे कि क्या क्या व्यवस्था करोगे आप इसके लिए। तो कोई व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया। हाँ, भारतीयों का संविधान भारतीय ही बनाएंगे, ये बात तो कर दी, पर कैसे बनाएंगे ये नहीं बताया। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? अब देखो है कैसे फंसाया। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? अगर बोलेगा कि जो संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वो कैसे बनी, तो आपने बोलना कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी। किसकी सिफारिश पर? अभी कैबिनेट मिशन पढ़ा नहीं हमने, आगे पढ़ेंगे हम। कैबिनेट मिशन आएगा, काफी आगे आएगा, और वो उसकी सिफारिश पर हमारी संविधान सभा गठित होती है। ठीक है। लेकिन उसने घुमा के क्वेश्चन पूछा कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कब किया गया था? आंसर अभी अब थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हम, क्रिप्स मिशन में किया गया था। किसमें? कुछ बच्चे धोखा खा जाते हैं यहां पर इस लाइन को पढ़कर कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। यह सिर्फ एक बात है, संविधान सभा की बात नहीं की गई इसमें सिर्फ क्या कहा गया कि भारतीयों का संविधान भारतीय ही बनाएंगे, पर कैसे बनाएंगे ये नहीं बताया। किसमें? अगस्त ऑफर में। इसलिए अगर आपसे कभी भी पूछेगा कि संविधान सभा की बात सबसे पहले कहां पर की जाती है, तो क्रिप्स प्रस्ताव में की जाती है, क्रिप्स मिशन में की जाती है। किसमें? 1942 में आएगा क्रिप्स मिशन। ठीक है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आएंगे। कौन आएंगे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो वो बात करेंगे ये
इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। तो अगस्त ऑफर को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्या कर दिया? नकार दिया। दोनों ने ही क्या कर दिया? नकार दिया। इतना समझ में आ गया? कांग्रेस जहां भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग अपना भारत विभाजन की मांग पर, वो उसका अपना ही क्या था, अपना ही राग अलाप रखा था कि नहीं जी भारत विभाजन होना चाहिए, है ना। पाकिस्तान आपको पता ही है। दरअसल पाकिस्तान की बात की किसने थी सबसे पहले, ये पता है? नहीं पता। चौधरी रहमत अली ने की थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा एक छात्र था, चौधरी रहमत अली ने कहा था कि क्या पाकिस्तान होना चाहिए, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, शायद के से कश्मीर, कुछ ऐसा करके मिलाकर क्या बनाना चाह रहे थे? पाकिस्तान बनाना, मतलब मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं, ये कंसेप्ट दिया था। एक मोहम्मद इकबाल भी हैं जो सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा लिखते हैं, ठीक है। उस पूरी कविता को पढ़ना, आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। ऊपर की पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमें आधा ही पढ़ाया जाता है, पूरी कविता को पढ़ना। कुछ चीजें आपको उसमें पाकिस्तान के तत्व उसमें कुछ दिखेंगे उस कविता में नीचे नीचे। दूसरा, वो व्यक्ति कहते हैं कि देखो हमारा खान पान अलग, रहन सहन अलग, तो इसलिए अलग देश तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाद में कहते हैं अलग देश होना चाहिए। इतना समझ में आया? तो जब मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ा रहा हूँ, विभाजन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो डिटेल वहां पे बताऊंगा। हल्का सा मैंने आपको अभी क्या कर दिया, एक हिंट दे दिया कि आपने मोहम्मद इकबाल की पूरी कविता पढ़नी है और उसके बाद चौधरी रहमत अली का वो वक्तव्य पढ़ना है जिसमें उन्होंने कहा था क्या, कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। इतना समझ में आ गया? बाकी मोहम्मद अली जिन्ना आपको पता ही है, ठीक है। तो कांग्रेस चाहती थी कि भारत की स्वतंत्रता से कम पर कोई समझौता ना किया जाए, मुस्लिम लीग चाहती थी कि विभाजन किया जाए। क्या किया जाए? विभाजन किया जाए, अडिग थी। अतः अगस्त प्रस्ताव क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह करना आरंभ कर दिया। क्या किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह करना आरंभ किया। इस विचारधारा के पोषक कौन हो सकते हैं? महात्मा गांधी, ठीक है। अब क्या हुआ? 17 अक्टूबर 1940 की डेट याद रखनी है, क्योंकि मॉडर्न है, डेट याद करनी पड़ेगी। फिर आपको याद करना पड़ेगा पवनार आश्रम कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। किसका आश्रम है? विनोबा भावे का है। किसका है? अभी आपको सबके आश्रम भी याद करने हैं। विनोबा भावे का आश्रम पवनार आश्रम है महाराष्ट्र में। किसका? पवनार आश्रम विनोबा भावे का है। सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। सदाकत आश्रम ढूंढिए, सदाकत आश्रम किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ऐसे ही आपके एक औरोविलो आश्रम जो है वो अरविंदो घोष का है। वो कहाँ है? पुदुचेरी में है। कहाँ पर है? पुदुचेरी में है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया। पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही कौन बने? जेल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही कौन बने? जेल नेहरू बन गए और इतिहास में दर्ज हो गए। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो, चलो दिल्ली। जब ऐसा बोला दिल्ली चलो, तो दूसरे को उत्तर देना पड़ा चलो दिल्ली। क्या? दिल्ली चलो, चलो दिल्ली। तो दिल्ली चलो आंदोलन भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? याद रहेगा? मतलब पत्नी सैकड़ों बार देख लिया मैंने कि पहले सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के। आंसर विनोबा भावे। कौन थे? और विनोबा भावे के बारे में आप ज्यादा पढ़ेंगे तो क्या भूदान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं ये? चेक करो, भूदान आंदोलन किसका है? भूदान आंदोलन, ठीक है। अब हमने पढ़ना क्रिप्स मिशन। क्या पढ़ना है? क्रिप्स मिशन 1942। हाँ जी, तो भूदान आंदोलन के प्रणेता भी कौन थे? विनोबा भावे थे। भूदान मतलब, अरे भाई कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट कब का? 1793 का। जाना पड़ेगा ना, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा भाई। कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट कब का? 1793। कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट डेट बताइए मुझे। 1793। क्या करके गया था वो?
वो जमींदारों को भूमि का मालिकाना अधिकार दे दिया था उसने, क्योंकि वो खुद एक जमींदार था इंग्लैंड का बड़ा। उसने जमींदारों को ही भूमि का मालिक माना, जमींदारी प्रथा चल रही थी। भूदान का मतलब क्या होता है? एक आदमी के पास तो इतनी सारी भूमि की पूछो मत, क्या एक आदमी के पास हजारों हेक्टेयर भूमि और एक आदमी के पास 100 गज भी ना। तो भूदान क्या? भूमि का दान करो भाई, किसान को दो खेती करने के लिए। किसको दो? तो तभी तो जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी हमारे पास? सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे, जिनके पास अथाह जमीन थी। और फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी? अब मैं फ्रांस ले गया आपको अचानक से, अब आप बोलते हो कि यहां से वहां ले गया। फ्रांस की क्रांति इसलिए हुई थी भैया, क्योंकि देश के संसाधनों के लगभग 90% भाग पर या 95% भाग पर 5% लोगों का अधिकार था, और जो बड़ा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सोने के बर्तनों में खाते थे। किसमें? और जो बाकी जनता थी, 90% 95% जनसंख्या जो थी, उसके बाद 5% था। तो क्रांति हुई फ्रांस में। क्या हुई? और फ्रांस में क्रांति क्यों हुई बताओ? कभी कभी कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, एक किताब ऐसी लिख देते हैं जिसको पढ़कर क्रांतियां होती हैं। कौन सी किताब थी वो? और कौन था वो व्यक्ति लिखने वाला? कार्ल मार्क्स। कौन था? क्या लिखा उसने? दास कैपिटल। क्या लिखी? दास कैपिटल। और क्रांतियां हो गई। वहां रूस में जार के विरुद्ध होगी। रूस के राजा को क्या बोलते थे? जार। रूस के जार के विरुद्ध क्रांति होगी, फ्रांस में क्रांति होगी, जगह जगह क्रांतियां हो गई। अब भारत में क्या समस्या थी? जमींदारों की समस्या थी। किसकी समस्या थी? तो इसीलिए भाई जब देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, फिर संविधान लागू हो गया, आपने गणतंत्र दिवस मनाया, सब बढ़िया। तो जब 1950 में संविधान लागू हो गया और 51 में हमको पहला संविधान संशोधन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा भाई पहला संविधान संशोधन? 9वीं अनुसूची जोड़नी पड़ी, एबोलिशन ऑफ जमींदारी करना पड़ा। क्या करना पड़ा? अब देखो, जमींदारों के पास एक मूल अधिकार था जिसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। क्या था? जो कि 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में था। ठीक है। अब माना सरकार ये बोलती, जमींदारों से भूमि छीनकर किसानों को उनका मालिक बना देती, तो जमींदार के पास बहुत पैसा था। जमींदार जाता कोर्ट में, अच्छा वकील, अच्छा बैरिस्टर कराता। ठीक है। और क्योंकि कोर्ट जो माननीय न्यायालय होते हैं वो क्या करते हैं कि किताब पर चलते हैं, कानून में जो लिखा हुआ है। अब क्योंकि कानूनन जो है संपत्ति का अधिकार किसके पास था? जमींदारों के पास था। तो संपत्ति के अधिकार का प्रयोग करके वो फिर दोबारा उन किसानों से अपनी जमीन क्या कर सकते थे? वापस ले सकते थे। और जमींदारी का उन्मूलन भी करना था, एबोलिशन ऑफ जमींदारी। तो क्या करना पड़ा? 9वीं अनुसूची बनानी पड़ी। संविधान में क्या करना पड़ा? 9वीं अनुसूची जोड़नी पड़ी और कहा गया कि संसद अगर क्या कोई कानून बनाती है, तो कोई कानून बनाती है मतलब जमींदारी उन्मूलन कानून बनाती है। ठीक है। और उसको 9वीं अनुसूची में रख देती है। क्या कर देती है? तो अगर उसको लेकर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उसको नहीं सुन सकता, मतलब न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाएगा वो मामला। इतना समझ में आया? कोई भी, संसद के पास एक अधिकार ऐसा है कि संसद ने अगर कोई कानून बना दिया और उसको अगर 9वीं अनुसूची में रख दिया, उस कानून को खिलाफ कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता, यानी वो मामला न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता है। इसका मतलब जमींदारों के वो जो कोर्ट जाने का जो रास्ता था ना, वो काट दिया गया। किसके द्वारा? 9वीं अनुसूची के द्वारा। बोला गया भले ही संविधान में मूल अधिकार है, आपके पास संपत्ति का अधिकार है, लेकिन आप इस मामले में, क्योंकि एबोलिशन ऑफ जमींदारी हो चुका है, कानून बन चुका है, मतलब बनाने बाद में बनाना था, उससे पहले व्यवस्था की जाती है कि एबोलिशन ऑफ जमींदारी की जाएगी, तो उस कानून को लेकर कोई जमींदार ना जाए, इसलिए 9वीं अनुसूची क्या कर दी? संविधान में रख दी गई। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब हम आते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन 1942 में। इसमें तो भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाइयों और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति। आपको पता है एक समय ऐसा था कि जापान की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी, ये पता है?
अगर अमेरिका 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम न गिराता तो ऐसा भी हो सकता था कि जापान क्या बनता, विजेता बनता विश्व युद्ध का। क्या बनता? जापान की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। इतना समझ में आया? कौन सा बम गिराया था उन्होंने? लिटिल बॉय था नाम, लिटिल बॉय, बट हिरोशिमा को क्या ध्वस्त कर दिया। हिरोशिमा जो है वो होन्शू में पड़ता है, जापान के किस आइलैंड में? होन्शू आइलैंड में। और जो नागासाकी है वो क्यूशू में पड़ता है। किस में पड़ता है? क्यूशू में। चलो जी, तबाही हो गई वहां पर, जापान हार गया। जापान क्या हारा? हमारी आजाद हिंद फौज भी क्या हो गई, एक तरह से सरेंडर करना पड़ा। मतलब पीछे से जो सहायता मिल रही थी जापान से वो भी क्या हो गई, ठीक है। चलो जी, फिर क्या हुआ? जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतरराष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन, ध्यान रखें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। किसने? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अब ब्रिटिश सरकार को विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांग को और अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता। इसलिए क्या किया गया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय विंस्टन चर्चिल। ये वही विंस्टन चर्चिल है जिन्होंने कभी 1931 में, नहीं सॉरी, हाँ 30, 31, 32 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी राजपुताना नामक जहाज से गए और कहा अर्धनंगा फकीर। क्या ये अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी? किसने कहा था? तो वही विंस्टन चर्चिल अभी हैं। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने युद्ध मंत्रिमंडल का जो सदस्य था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए, फिर डेट याद करनी पड़ेगी, 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। कब भेजा? 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना आजाद थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया कि, अब क्या क्या कहा गया देखो, क्योंकि आफत आ रखी ना ब्रिटेन की भी। क्यों आ रखी? वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर अभी खत्म नहीं हुआ, आफत आ रखी। तो अब क्या कह रहा क्रिप्स कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो संविधान सभा के गठन की बात जो सबसे पहले करता है वो कौन करता? क्रिप्स मिशन 1942। लेकिन जो हमारी संविधान सभा बनती है वो अभी आगे आएगा, कैबिनेट मिशन, उसकी सिफारिशों पर बनती है। तो दो क्वेश्चन हो गए कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा का गठन होगा सबसे पहले किसने कहा? क्रिप्स ने कहा। किसने कहा? दूसरी बात क्या कहता है? कहता है प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। इसमें बीज छुपे हुए किसके? विभाजन के। किसके? छिन्न भिन्न करके नहीं बोलते, देश को अलग अलग टुकड़ों में बांट कर क्या करेंगे? छोड़ेंगे हम। तो प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। अरे भैया, एक देश में इतने सारे संविधान कैसे चलेंगे? हर एक प्रांत बोलेगा मैं अपना अलग संविधान बनाऊंगा, ठीक है। युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। एक इनकी समस्या यही है, ये उपनिवेश से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे। हम बोल रहे हैं हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये पूर्ण उपनिवेश की बात कर रहे। क्या कर रहे? कि युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, मतलब रहेगा फिर भी उपनिवेश। ये अंग्रेजों की सोच थी, ठीक है। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा ना करने की स्वतंत्रता होगी। मुस्लिम लीग को इतनी ताकत दे दी क्रिप्स मिशन ने कि उसको मतलब एक अलग दर्जा दे दिया कि आपकी इच्छा है, आप उस संविधान को क्या स्वीकार करो या ना करो। तो मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार कर, भारतीय संघ को स्वीकार करने या ना करने, विभाजन के बीज दिख रहे हैं। फिर दोबारा क्या दिख रहे हैं? विभाजन के बीज दिख रहे हैं। यानी मुस्लिम लीग अगर भारत संघ को स्वीकार नहीं करती है तो वो अपने लिए अलग संघ क्या कर सकती है? बना सकती है, यानी एक अलग देश बना सकती है। चलो, नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व तो ब्रिटिश सरकार पर होगा। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक दायित्व कौन संभालेगा? ब्रिटिश सरकार संभालेगी, ठीक है जी। तो मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई।
डायरेक्ट नहीं बोला इन्होंने, पर बीज थे विभाजन के। पर ये डायरेक्ट नहीं बोला कि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन होगा। अगर ये डायरेक्ट बोलते तो मुस्लिम लीग मानती। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा साफ साफ नहीं लिखा हुआ जी विभाजन होगा, खाली ये लिखा हुआ कि भारत संघ को स्वीकार करने अथवा ना करने की स्वतंत्रता होगी मुस्लिम लीग को। ठीक है। कांग्रेस ने क्यों किया इस प्रस्ताव का विरोध? क्योंकि उसमें भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावना थी। क्या थी? भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावना थी। टुकड़ों में बांटने की संभावना के द्वार खोल दिए गए और सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस के उस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। इतना समझ में आ गया। अब देखो महात्मा गांधी कितने चतुर हैं। वो बोलते हैं कि ये टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। पता नहीं कितनी बार प्रश्न बन चुका है, पोस्ट डेटेड चेक। कैसा? अरे तुम्हारा बैंक डूबने वाला है और तुम चेक दे रहे हो वो भी बाद की डेट का। तुम्हारा बैंक तो कभी भी डूब सकता है, उस चेक का करेंगे क्या हम? तो इसलिए बोला गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक, कि तुम्हारी खुद की हालत तो वर्ल्ड वॉर में खराब हो रखी, तुम हमसे सहयोग मांग रहे हो और हमें दे रहे हो क्या ये लोक लुभावन, क्या ये प्रस्ताव दे रहे हो मिशन, जो क्रिप्स मिशन है। तो उन्होंने कहा कि आप टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक को आप पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, क्या एक ऐसा बैंक जो क्या है, ऐसे ही पट्टाभी सीतारमैया भी चुप नहीं रहे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगस्त प्रस्ताव को का परिवर्तित संस्करण मात्र है। उन्होंने कहा जैसे अगस्त प्रस्ताव में दे रहे थे ना आप लॉलीपॉप, वैसे लॉलीपॉप आपने किसमें दिए हैं? लॉलीपॉप शब्द का यूज नहीं किया। वो मैं आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं कि अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र किसने कहा? पट्टाभी सीतारमैया ने कहा। किसने कहा? ये नाम बड़ा है। ये पट्टाभी सीतारमैया कौन है जानते हैं? 1938 और 39, 1938 और 39। तो 19 बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 वाला जो है कहां पर? त्रिपुरी, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। एक बार सुभाष चंद्र बोस 38 में बने, वो हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? हरिपुरा गुजरात में। एक बार वो 39 में बनते हैं। होता क्या है 1939 में त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस के इलेक्शन हो रहे होते हैं ना अध्यक्ष पद के लिए, एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस उठते हैं और दूसरी तरफ गांधी कहते हैं मेरा प्रत्याशी कौन है? पट्टाभी सीतारमैया है। कौन है? ये वो वाले पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी के प्रत्याशी। यानी जिस आदमी को गांधी ने अपना प्रत्याशी बना दिया हो तो समझ लो बड़ी तोप रहा होगा। क्या रहा होगा? बड़ा कद रहा होगा। लेकिन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस तो टैंक थे, उन्होंने हरा दिया पट्टाभी सीतारमैया को। क्या कर दिया? और गांधी की हार, वो भी कांग्रेस के अंदर, तो झटका लगा गांधी को। तो महात्मा गांधी ने कहा पट्टाभी की हार गांधी की हार है। किसकी हार? पट्टाभी की हार। क्योंकि पट्टाभी मेरा प्रत्याशी था, मैंने खड़ा किया था उसको इलेक्शन में, वो हार गया मतलब गांधी जी हार गए। ठीक है। तो बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस को बड़ी दिक्कतें हुई अंदर। सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ा। क्या करना पड़ा? क्वेश्चन बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देने के बाद किस नई पार्टी का गठन किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। आज भी बंगाल में लड़ते हैं लोग, 1-2 सीटें आती हैं उनकी। किसकी? तो सुभाष चंद्र बोस ने नई पार्टी गठित की, फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद उनको फिर आपको पता ही है कि क्या कर दिया गया था, मतलब नजरबंद जिसे बोलते हैं। ठीक है। दूसरा बार क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो आधे से अधिक लोगों ने लिखा पट्टाभी सीतारमैया। नहीं भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु। कौन? अजात शत्रु कहा जाता उन्हें, जिनका जन्म से ही कोई शत्रु ना हो। इतना समझ में आ गया। फिर अब सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं वो मैं आगे के उसमें बताऊंगा, हल्का सा बता देता हूं फिर भी कि सुभाष चंद्र बोस जी भागते हैं एक दिन, मतलब नजरबंद है, पहरा है उन पर, तो भेष बदलकर भागते हैं। जियाउद्दीन पठान का पासपोर्ट बनाते हैं, अपने नाम क्या रखते हैं? जियाउद्दीन पठान, और अफगानिस्तान भाग जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अफगानिस्तान से फिर आगे जाते हैं जर्मनी। ऑरलैंडो मोसेटो, उनके जो पासपोर्ट होता है उस पर नाम लिखा होता है ऑरलैंडो मोसेटो। क्या नाम लिखा होता है? फिर जर्मनी में जाते हैं। जर्मनी के चांसलर, जर्मनी का जो वो होता है कौन? हिटलर, उससे मिलते हैं, सहायता मांगते हैं। फिर पता नहीं क्या क्या होता है। फिर उसके बाद जापान जाते हैं। ठीक है। फिर आपको बताइए रास बिहारी बोस, फिर आज़ाद हिंद फौज, वो मैं बाद में बताऊंगा। इतना समझ में आ गया? तो घटनाओं को जोड़ना सीखिए। इतिहास क्या है? घटनाएं हैं और कुछ सबक हैं इनके अंदर। उन सबक को अगर आप सीख पाते हो इतिहास से
तो समझ लो आप इतिहास के क्या हो। ठीक है, तो अभी हमने कहां तक पढ़ा? क्रिप्स मिशन तक पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और विवेल योजना और आगे की चीजें पढ़ेंगे थोड़ी देर में।